हेलो एवरीवन। तो अब हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो अभी मतलब नोट्स मेरे पास बहुत प्रॉपर नहीं है, प्रेजेंटेशन टाइप नहीं है, नोट्स प्रॉपर है, कंटेंट सारा है, लेकिन वही है कि ये पेज में लिखे हुए नोट्स हैं। तो आप पहले वाले वीडियोस देख के मुझे बता सकते हो अगर आपको वो नोट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आगे से आई विल ट्राई टू मेक दोज। बट फिलहाल हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो टॉपिक्स का सीक्वेंस है ये सब भलानी से मैंने बनाए हैं नोट्स। भलानी एमयूएचएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वो आती है बुक, तो जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, बाकी जनरली हर जगह पे थ्योरी एग्जाम के लिए यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटा इनकम से बेटर होती है लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सोचते हो ना, तो एट द सेम टाइम आपको तीन चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड इनकम। मतलब वर्ड के साथ ही ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, ऐसा सोच लो आप, लॉन्गेविटी, नॉलेज और इनकम। नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ो लॉन्गेविटी, नॉलेज, इनकम। तो अब डेफिनेशन देखते हैं हम एक बार। कंपोजिट इंडेक्स फोकसिंग ऑन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, डेवलपमेंट के 3 बेसिक डायमेंशन पे फोकस करना है हमें, ताकि हम अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाए। कौन से 3 बेसिक डायमेंशन? लॉन्गेविटी, नॉलेज, इनकम। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये नॉलेज हो गया, ये लॉन्गेविटी हो गया, और इनकम में आ गया ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, ये बाद में देखेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला बताती हूँ पहले मैं आपको। हमें ज्योमेट्रिक मीन लेना है तीनों इंडेक्स का। इंडेक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो तीनों इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिया जाएगा? 3 चीज़ें हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्यूब रूट कर दो। ओके, ऐसे ही 2 होती तो हम स्क्वायर रूट करते, इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब वो इंडेक्स कैसे निकालते हैं एक एक? तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो फॉर एग्जांपल, तो मान लो कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैक्सिमम वैल्यू 80 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक इंसान कितना जी सकता है, तो हम मानते हैं पैदा हुआ वो मैक्सिमम 80 साल जी सकता है और मिनिमम 20 साल, और एक्चुअल वैल्यू मतलब वो कितनी साल जिए, मान लो 50 साल। तो इसमें आप पुट करोगे, आपकी इंडेक्स आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे रखनी है। अब जो HDA की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। इंडिया की है 0.67, 0 मतलब मिनिमम और 1 मतलब मैक्सिमम डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है अपना वेब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ कॉजेशन से आपको क्या याद रखना है कि ये मैकमोहन एंड पग के द्वारा दी गई थी। इसके लिए एक ट्रिक है, मकड़ी के वेब में मोहन का पग, तो मैकमोहन एंड पग और वेब ऑफ कॉजेशन। ठीक है, डेफिनेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद ही रखनी है सारी। तो दिस इज अ मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन suitable for chronic disease where the disease agent is often not known but is the outcome of interaction of multiple factors. कौन से factors? beings, biological, environmental, immunological, nutritional, genetic and social और spiritual. ठीक है, एक आप न्यूट्रिशनल ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, तो वेब ऑफ कॉजेशन है क्या कि डिजीज कॉजेशन का वो मॉडल जो क्रॉनिक डिजीजेस के लिए है, मतलब जो एक किसी डिजीज एजेंट से नहीं हो रही है, मतलब हमें पता नहीं उसका डिजीज एजेंट क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स के इंटरेक्शन की वजह से वो हो रही है। जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन होते हैं, जैसे कि एजिंग। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी आर्टेरियल वॉल में चेंजेस आएंगे, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगी, जिससे कोरोनरी ओक्लूजन होगा ब्लड फ्लो का, जिससे मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब मसल्स ऑफ हार्ट के पास इनफ ब्लड नहीं जाएगा और उससे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस से भी ये चीज़ हो सकती है। स्ट्रेस से इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, उससे हाइपरटेंशन होगा, फिर से चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल आएगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी हुई, सेम साइकिल। इसके अलावा ओबेसिटी से हाइपरलिपिडेमिया होगा, लिपिड बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स के वॉल में वो आने लग जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। उससे बाद में सेम ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अबंडेंस ऑफ फूड से ओबेसिटी होती है, हमें पता है। इसके अलावा स्मोकिंग से कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बस आ गया बीच में तो फिर से ऑक्लूड हो गई ब्लड सप्लाई। तो ये जैसे मॉडल है वेब ऑफ कॉजेशन का फॉर MI। ये आपको क्या बता रहा है
कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका इंटरेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एजेंट की वजह से नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिजीजेस के लिए होते हैं, ये आपको याद रखना है। इट कंसिडर्स ऑल द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ एनी काइंड एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हमें क्यों वेब ऑफ कॉजेशन मॉडल बनाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये हमें बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा ये हमें बताता है कि हम कहाँ से इस चेन को तोड़ें कि हम डिजीज़ का प्रिवेंशन कर पाए, ठीक है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हम रोक सकते हैं वो भी ये हमें बताते हैं। अप्रोप्रिएट हेल्थ पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं अपन इसके थ्रू, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें, राइट। तो 1000 चीज़ें होती हैं जो अपन एक बार जब हमें सोर्स पता चल जाता है तो पता कर सकते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रिवेंट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करनी पड़ेंगी, मतलब ये सारे लिंक तोड़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उसको तोड़ दोगे तो भी डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। जैसे कि एजिंग हर इंसान में होती है, स्ट्रेस ऑलमोस्ट सब में होता है, लेकिन सबको एमआई नहीं होता। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ये और अबंडेंस ऑफ फूड, ये दोनों मेजर रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से एमआई होता है। तो आप अगर इन्हें ख़त्म कर दोगे तो चांसेस हैं कि एमआई का ट्रांसमिशन रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप सारे लिंक्स को तोड़ो, एक ऐसे लिंक को तोड़ना जो पैथोजेनेटिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है वो भी हेल्प कर सकता है डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोकने में, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आ गया, हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें अलग से दे रखा था। तो कौन कौन से होते हैं, ये 5 होते हैं। एक डॉक्टर पे कितनी पॉपुलेशन है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। डॉक्टर नर्स रेशियो, पर डॉक्टर कितनी नर्सेज अवेलेबल है। पॉपुलेशन बेड रेशियो, पॉपुलेशन के लिए कितने बेड्स अवेलेबल हैं। पॉपुलेशन पर सब सेंटर और पॉपुलेशन पर ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। ये 5 होते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये आपको बता रहे हैं, जैसे पीएचसी में 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन के ऊपर एक पीएचसी बनाई जाती है। आपको इनका लेवल पता होना चाहिए। सब सेंटर आता है, फिर पीएचसी आती है, फिर सीएचसी आती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उसके बाद आता है अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो पीएचसी 20 से 30 हज़ार पॉपुलेशन पे 4 से 6 बेड होते हैं और 1 एम होता है। तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो पता चल गया आपको, पॉपुलेशन बेड रेशियो पता चल गया, पॉपुलेशन पर सब सेंटर पता चल गया, ठीक है। तो ऐसा सीएचसी में भी ऐसा ही होता है, 80,000 से 1,20,000 के लिए होती है, 20 से 30 बेड होते हैं और एमओ कितने भी हो सकते हैं उसमें। अब हम अगला देखेंगे, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। अगला है आईसीडी। आईसीडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इंटरनेशनल ठीक है। तो अपना जो लेटेस्ट आईसीडी अभी चल रहा है वो है आईसीडी 11, जो जून 2018 में आया था और इफेक्ट में आया था जनवरी 2022 से। उससे पहले था आईसीडी 10 जिसकी पूरी कोडिंग अपने पास अवेलेबल है। आईसीडी 11 की भी है, हालांकि वो था 1 जून 1993। अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग थी आईसीडी 10 में। अब देखो, जो आईसीडी है वो प्रोड्यूस्ड बाय WHO है, मतलब इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें हमें क्या क्या लिखना है, हमें बस ये याद रखना। बहुत कम चांसेस है कि आए, फिर भी अगर आ जाता है आप डेफिनेशन लिखो, आप आईसीडी 10 और 11 के बारे में लिखो। जनरली हर 10 साल में ये अपडेट हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 में हो। जैसे ये 1993 के बाद 2022 में आया, लेकिन लिखना हमें ये है कि हर 10 साल में रिवाइज होता है। अब देखो, आप लिखोगे इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय WHO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन फॉर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन वर्ल्ड। ये लाइन आपको याद रखनी है। आईसीडी में होता क्या है एग्जैक्टली, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे एमआई है, तो एमआई के लिए आईसीडी में कोड डिसाइडेड होगा। कोई भी कोड हो सकता है, वो कोड यूनिवर्सली सिर्फ एमआई पर ही एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए ये कॉमन चीज़ है, जो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन, मॉर्बिडिटी मतलब हेल्थ कंडीशंस और मॉर्टेलिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसमें हर चीज़ के लिए, मतलब जो चीज़ आप सोच सकते हो, एमआई अलॉन्ग विद डायबिटीज़, आपको कोड मिल जाएगा।
और मतलब whatever, आप किसी 2 डिजीज़ को कंबाइन कर लो, 3 को कंबाइन कर लो, कुछ भी कर लो, हर जो सोच सकते हैं हम कंडीशन, उसकी कोडिंग आईसीडी में दी हुई है। और वो क्या होता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ आपको लिखने के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, HIMS चल रहा है, जैसे कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंडर क्या होता है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आया, आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखो, ठीक है, ताकि वो जब दूसरी बार कहीं पे रेफ़र हो रहा है तो बस आपको उसका नंबर लगाना है, मतलब नाम, नंबर, वॉटएवर जो भी उसका आईडी होगी, आभा आईडी चल रही है आजकल, वो आईडी हम लगाएंगे कंप्यूटर में, सिस्टम में, और अपने पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो उसमें हम ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे कि उसको MI है या फिर उसको ये कंडीशंस है, उसमें हम सीधा आईसीडी कोडिंग रखेंगे। और फिर आईसीडी कोडिंग का जो अपने पास चार्ट रहता है, उससे हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि उसको कौन सी डिजीज़ है। ओके, अब देखो, ये बेस हेल्थ फील्ड की तरह यूज़ किया जाता है। अगेन वही चीज़ कि हर जगह पे सेम रहे, ये बेस है एक। और ग्लास के साथ ही अलाइन होता है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिस्टम, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्रेशर में मत आइएगा। आप ये नोट्स देख लोगे एक बार तो आपको समझ आने लग जाएंगी चीज़ें, आपके पास एक चीज़ हो जाएगी जहाँ से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के लिए एक ट्रिक है, VC ने PSMC, V फॉर वोकेशनल, C फॉर कल्चरल, न्यूट्रिशनल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल अगर हाँ सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे लिख भी रखे हैं, यहाँ से आपको ये याद कर लेना। VC ने PSMC 10 डायमेंशंस है हेल्थ के। अभी हेल्थ की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब वाइवा में कुछ नहीं आ रहा होता तो आपसे हेल्थ की डेफिनेशन पूछी जाती है, और वो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ये आपको याद होगी जनरली सबको कि एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम हेल्थ नहीं बोलते। हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। अब हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मेंटल डायमेंशन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो मेंटल डायमेंशन में सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे, तो वो होती है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैनी वेरिड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस। जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, उनको रिस्पॉन्ड करना विथ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कभी आपको दुख जताना है, कभी आपको खुशी जतानी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ओके, डेफिनेशन इसकी ये है जो आपको याद करनी है, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लाइफ एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। अपनी खुद की लाइफ और सराउंडिंग वर्ल्ड में स्टेट ऑफ बैलेंस, एंड स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। खुद में और दूसरों में स्टेट ऑफ हार्मनी मेंटेन रखना, एंड अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ पीपल एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, इसे आप स्प्लिट करो अलग अलग कैटेगरीज में और फिर याद करो। स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो, मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको पता है जैसे कोई पेशेंट आता है, हम उसे मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे के भेज देते हैं और वो सही हो जाता है। मतलब पेशेंट है, उसको लग रहा है उसको बहुत सीरियस कोई बीमारी है, हमने सारे उसके चेकअप्स किए और हमें पता चला कि इसको तो कुछ भी नहीं है, तो हम उसे मल्टीविटामिन की टैबलेट दे देंगे और वो सही क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी हेल्थ पे। उसे लगेगा मुझे टैबलेट्स दी गई है सही करने के लिए, तो मैं सही हो रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो अपनी फिजिकल हेल्थ होती है वो मेंटल हेल्थ के साथ अलाइंड होती है। तो यही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन इंड्यूस ऑल काइंड ऑफ इलनेस, नॉट सिंपली मेंटल वंस। मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर से सिर्फ मेंटल इलनेस ही नहीं होती है, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अब हम मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ क्वेश्चनियर्स प्रैक्टिस करते हैं, जो मतलब सर्वेज वगैरह किए जाते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ क्वेश्चनियर्स पूछे जाते हैं, उससे हम मेंटल हेल्थ असेस कर सकते हैं इंसान की। या आप गूगल करोगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और एक स्कोर रहता है कि सपोज़ कि 20 नंबर अगर आपको आ रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है,
अगर 10 आ रहे हैं तो मीडियम है, 0 आ रहे हैं तो कम है। हालांकि ये नहीं होते नंबर, काफ़ी ऊंचे होते हैं, अब देखना ज़रूर। अब देखो, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हम किसे मानते हैं? जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होगा, वेल एडजस्टेड होगा सोसाइटी के साथ, खुद के साथ और चेंजिंग कंडीशंस के साथ, आइडेंटिटी की सर्च में रहता है हमेशा, सेल्फ एस्टीम उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, एक अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पता रहता है मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी आए तो उससे कॉप करना उसे आता है। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि हम मेंटली अनहेल्दी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हो गए अपने 4-5 टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखेंगे आइसबर्ग फिनोमेना। अब देखो आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है। एक आइसबर्ग होती है जो टाइटैनिक में थी, उसका बोलते हैं कि सिर्फ 1/10 पार्ट ही ऊपर रहता है, 9/10 पार्ट सबमर्ज्ड होता है वाटर में, ठीक है। तो यही है आइसबर्ग फिनोमेना। ये ऐसा बोलती है कि एक कम्युनिटी में डिजीज़ आइसबर्ग जैसी होती है, जिसका ये जो पानी से ऊपर का हिस्सा है ना, ये तो होते हैं जो हमें दिखते हैं वो वाले केस, क्लिनिकल केसेस या फिर जो डायग्नोस्ड केसेस हैं, और जो सबमर्ज्ड मतलब अंदर रहते हैं वो होते हैं लेटेंट केस, इनअपेरेंट केस, अनडायग्नोस्ड केस, कैरियर्स, प्री सिम्टोमेटिक केस। मतलब कि डिजीज़ जो कम्युनिटी में फैल रही है उसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही हमें पता होता है, बचा हुआ सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग की तरह जो हमें पता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनके फॉर्म में। अब वाटर लाइन क्या होती है? ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है डायग्नोस्ड और अनडायग्नोस्ड केसेस के बीच में। फ्लोटिंग टिप, फिजिशियन क्या देख रहा है, मतलब क्लिनिकल केसेस जो भी अपने हैं, क्लिनिशियन को उससे मतलब है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है उसके लिए, ठीक है। मतलब कोई पेशेंट अपने पास आया है कि मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं मेरे अंदर, तो हम उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे और फिर क्लिनिशियन उसको दवाइयाँ दे देगा, ठीक है। इसके बाद में है सबमर्ज्ड पोर्शन, ये होता है हिडन पोर्शन। इससे एपिडेमियोलॉजिस्ट को मतलब होता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फाइंड करते हैं डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी क्या चल रही है कम्युनिटी में, कौन कौन से हिडन केसेज है जो सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग की जाती है ना, कि किस किस को डायबिटीज़ है, किस किस को नहीं है, वो उनकी नहीं की जाती है जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सबकी की जाती है, ठीक है। तो ये है सबमर्ज्ड पोर्शन। एग्जाम्पल जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, सब में देखी जाती है। आइसबर्ग फिनोमेना किन में नहीं देखा जाता, ये इंपॉर्टेंट है। रेबीज, टिटनेस, मीजल्स। इसके लिए ट्रिक है, आइसबर्ग में नो कुत्ता एंड तोता। मे फॉर मीजल्स, कुत्ता मतलब रेबीज, याद आता है उससे, और तोता मतलब टिटनेस, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम है, ये देखो, ये आइसबर्ग है, इसमें एक कुत्ता है, ये तोता है, ये दोनों मरे हुए से लग रहे हैं थोड़े, मतलब आइसबर्ग में नो कुत्ता एंड तोता। ये थोड़ा सा आपको विजुअल रहेगा तो याद रहेगी ये ट्रिक। तो आइसबर्ग में नो कुत्ता एंड तोता, मिजल्स, टिटनेस और रेबीज, ये सब आइसबर्ग फिनोमेना नहीं शो करते। अब हम देखेंगे कम्युनिटी डायग्नोसिस। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या होता है? जैसे हम इंडिविजुअल डायग्नोसिस करते हैं, मैं गई हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये बीमारी है, मैं उसको चेकअप करवाने गई हूँ, फिर किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ये दिक्कत है। इसी हिसाब से जब कम्युनिटी का डायग्नोसिस किया जाता है तो उसे हम कम्युनिटी डायग्नोसिस बोलते हैं। अब ये काम क्या है? पैटर्न ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दिस पैटर्न। हम क्या क्या लेंगे? पहले देखेंगे कि कम्युनिटी में डिजीज़ कैसे चल रही है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे और कम्युनिटी में डिजीज स्प्रेड को रोक पाएंगे। अब ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है? तो हम एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट लेते हैं, और इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजीजेज इन दैट एरिया। ये 3 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कम्युनिटी डायग्नोसिस के टाइम पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम हेल्थ नीड्स को समझ पाएँ और हेल्थ प्रॉब्लम्स को बेटर कर पाएँ, हेल्थ प्रॉब्लम समझ पाए, हेल्थ नीड समझ पाए और वो प्रोवाइड कर पाए कम्युनिटी को, ठीक है। अब देखो कम्युनिटी ट्रीटमेंट, मतलब हमने डायग्नोसिस पढ़ लिया, हमें पता चल गया क्या हुआ, तो अब हमें ट्रीटमेंट भी देना है। तो उसके लिए हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ लेजिस्लेशन बना सकते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक डिजीज़ जिनका इंसिडेंस प्रिवेलेंस ज़्यादा है उनका कंट्रोल कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं मेजर डिजीज़ के अगेंस्ट, और वाटर सप्लाईज, क्योंकि इससे ही मेनली सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी देखो इंसिडेंस प्रिवेलेंस, ये दो नाम आ गए तो हम समझ लेते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस कितना है, और प्रिवेलेंस होता है न्यू प्लस ओल्ड केसेस, मतलब टोटल केसेस,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। पहले हमने हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर देखा था, अब हम सारे देखेंगे एक साथ। तो इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट कर रहे हैं हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, अच्छा है, बुरा है। आइडियल इंडिकेटर के ये कुछ वो होते हैं पैरामीटर्स। तो VRS FRS से आप याद रखो, वैलिड, रिलायबल, सेंसिटिव, फिजिबल, रेलिवेंट, स्पेसिफिक। वैलिड होना चाहिए, उस पर हम रिलाय कर पाए ऐसा होना चाहिए, मतलब भरोसा कर पाए। सेंसिटिव होना चाहिए, अच्छे मतलब थोड़ी सी मात्रा में बता देना चाहिए कि हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिजिबल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए, सही बताना चाहिए, और स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये 10 इंडिकेटर होते हैं, पहले 10 डायमेंशंस आए थे, अब 10 इंडिकेटर्स आएंगे। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, ये एक साथ याद रखो आप। न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट आपकी चैप्टर है। फिर हेल्थ पॉलिसी बनी, हेल्थ केयर डिलीवर हुआ और उसका यूटिलाइजेशन हुआ, तो हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर डिलीवरी, यूटिलाइजेशन। फिर 2 सोशल एंड मेंटल हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक। तो ये 10 हैं जो आपको याद रखने हैं। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी एक साथ, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ पॉलिसी, उसकी डिलीवरी, यूटिलाइजेशन, सोशल एंड मेंटल और सोशियो इकोनॉमिक। अब देखो सबसे पहले मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर भी आगे आपको 10 तो हमने लिख रखे, काफ़ी हैं, लेकिन 10 याद रखना। इसमें ये 2 याद रखो, क्रूड डेथ रेट और एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, अब देखो एज स्पेसिफिक में अलग अलग एज पे आ जाओ। सबसे पहले 1 साल से कम इन्फेंट, फिर 1 से 4 चाइल्ड, फिर अंडर 5, फिर एडल्ट। अब आ जाओ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पे, फिर ये 3 एक साथ याद रखो, डिजीज स्पेसिफिक, प्रोपोर्शनल और केस फैटेलिटी रेट। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, कितने लोग मरे अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन क्या थी इंटू 1000, ये रहा आपका फॉर्मूला। टोटल डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, मतलब ये पर 1000 एक्सप्रेस की जाती है सारी की सारी चीज़ें। डेफिनेशन इनकी यही होती है, टोटल डेथ इन अ पॉपुलेशन पर 1000 इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा ही सबके हैं, मैंने आगे फॉर्मूले लिख दिए इन सबके एक साथ, आपको कभी अगर चेक करना हो तो। बाकी सेम ही है सबके। एज स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितनी डेथ हुई, मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1 साल से कम अपॉन लाइव बर्थ इंटू 1000। चाइल्ड डेथ पॉपुलेशन। डिजीज स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कितने मरे अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। अब ये आगे वाली 2 चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है जो हम पढ़ेंगे। ये देखो, अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होती है ना, वो बेस्ट होती है यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस देखने के लिए। क्योंकि अब बच्चे को अगर बचा पा रहे हो ना, मतलब आपकी हेल्थ सर्विसेज बहुत सही चल रही है। ठीक है, अब देखो डिजीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट तो हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक डिजीज की वजह से अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब प्रोपोर्शनल और केस फैटेलिटी थोड़ा सा अलग हो जाती है। इन्फेंट भी आपने देखा था, इन्फेंट में लाइव बर्थ्स लिया था हमने अपॉन में। ठीक है, वो टोटल पॉपुलेशन ही है वैसे तो देखी जाए तो, क्योंकि 1 साल तक की टोटल पॉपुलेशन वही तो होगी जो नए नए पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखो लाइव बर्थ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिजीज स्पेसिफिक देख लिया। प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है कि स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कितनी डेथ हुई अपॉन टोटल डेथ कितनी हुई, और इसमें हमने लिया था टोटल पॉपुलेशन। और केस फैटेलिटी रेट होती है स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कितनी डेथ हुई अपॉन उसके केसेस कितने थे। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होती है, ये पॉजिटिव मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होती है। लेकिन मतलब आप बोल रहे हो कि ये इंसान 60 साल जिया, इसका मतलब क्या है कि 60 साल का होते ही ये मर गया, तो है तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर ही, लेकिन पॉजिटिव मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, ये भी एक मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि आगे YLL YLD कुछ चीज़ें आएंगी, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट मतलब क्या है कि कितने साल वो जी सकता था और नहीं जिया, तो ये एक मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है। ठीक है, इसके बाद में एक मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट देखी थी हमने यहाँ पे। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और रेशियो 2 अलग अलग टर्म्स होती है। रेट का मतलब होता है मैटरनल डेथ अपॉन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो अपन देख रहे हैं अभी, और रेशियो होता है मैटरनल डेथ अपॉन कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, लाइव बर्थ। ठीक है, तो केस फैटेलिटी रेट का 1 - सर्वाइवल रेट फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है।
मोर्टेलिटी के बाद मॉर्बिडिटी रेट, मतलब कितने लोग बीमार हुए हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंसिडेंस कितना है, प्रेवलेंस कितना है, इंसिडेंस प्रेवलेंस रेट, ओपीडी में कितने लोग आए, आईपीडी में कितने देर हॉस्पिटल में रुके, और नोटिफिकेशन रेट। नोटिफिकेशन रेट वो होती है जो हमने डायग्नोस कर लिया केस, फिर हमने भेजा है कि हाँ आपको ये दिक्कत है, तो उसे नोटिफिकेशन रेट बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये फॉर्मूलाज हैं प्रोपोर्शनल और केस फर्टिलिटी का, ये याद रखना है आपको तीनों। अब हम चलते हैं आगे, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, इवेंट टाइप इंडिकेटर और पर्सन टाइप इंडिकेटर। इवेंट टाइप इंडिकेटर में तो क्या होते हैं, मतलब कौन से इवेंट से इंडिकेट कर रहे हैं कि इंसान को डिसेबिलिटी है। तो एक तो वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कितने डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, बेड डिसेबिलिटी डेज कितने थे और वर्क लॉस डेज कितने हैं। पर्सन टाइप में आता है लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अब 4 होते हैं ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, डेली, डीएफएलई, हेल और क्वेली। डेली क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी के लिए, दोनों के लिए होता है ये। इसका मतलब क्या है कि कितने दिन तक इंसान डिसेबल्ड रहा है, तो ये YLL प्लस YLD किया जाता है, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, ईयर्स लॉस्ट टू डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों के भी फॉर्मूलाज है, नंबर ऑफ डेथ इनटू एक्सपेक्टेड रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ और नंबर ऑफ केसेस इनटू एवरेज ड्यूरेशन इनटू वेटिंग फैक्टर। ये आपसे पूछ सकता है डेली अलग से क्वेश्चन में। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब डिसेबिलिटी की वजह से लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो हो सकता है वो जल्दी मर गया, तो हम देखेंगे ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट कितनी हुई। मतलब जैसे मान लो 10 लोग मरे, 20 साल की उम्र में ही मर गए, उन्हें जीना चाहिए था 80 साल लेकिन मर गए 20 साल की उम्र पे, मतलब 60 साल उनकी ख़राब हो गई। 10 लोगों की हो गई तो 600, तो हमने 600 साल खो दी डिसेबिलिटी की वजह से। और ये है ईयर्स लॉस्ट टू डिसेबिलिटी, मतलब कितने दिन तक कोई आदमी बेड पर पड़ा रहा, उसने अपना जो काम करना चाहिए था वो तो नहीं किया। ठीक है, डेज ऑफ मतलब यही रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, अपना जो सोसाइटी में फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो नंबर ऑफ केसेज इंटू एवरेज ड्यूरेशन इंटू वेटिंग फैक्टर। वेटिंग फैक्टर यही होता है कि सीवियरिटी कितनी है डिजीज़ की। ठीक है, अब डेली क्या मेजर करता है, बर्डन ऑफ डिजीज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। डिजीज़ का क्या बर्डन है सोसाइटी में और हम जो इंटरवेंशन दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा है DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर सुलिवन इंडेक्स, मतलब कितनी साल उसने नॉर्मल लाइफ जी है। हेल होता है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसकी टोटल लाइफ कितनी है, नॉर्मल भी प्लस डिसेबल्ड भी। क्वेली होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब हमने उसे इलाज दिया, किसी इंसान को कैंसर था, हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, 20 साल की उम्र में कैंसर था, जनरली 25 तक वो मर जाना चाहिए था, लेकिन अब वो 80 साल का हो गया ट्रीटमेंट की वजह से, तो ये 60 साल, 60 नहीं 55, क्योंकि 25 तक तो वो जीता ही, तो ये 55 ईयर्स हमने उसे दिए, तो ये है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। फिर बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी थे, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, ये देखने के लिए हम एंथ्रोपोमेट्री करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री बच्चों में की जाती है, जिसमें हम हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, ये सब लेते हैं, हाइट, वेट। इन्वायरमेंटल में क्या आता है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वाटर पॉल्यूशन कितना है, नॉइस पॉल्यूशन कितना है। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, हमने कोई भी हेल्थ पॉलिसी बनाई है, उसका हम कैसे पता करेंगे कि हम हेल्थ पॉलिसी को हेल्थ स्टेटस बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहा, तो उससे हम ये देखते हैं कि हेल्थ पॉलिसी पे हमने पैसा कितना खर्च किया। ठीक है, फिर यूटिलाइजेशन रेट, कि लोगों ने यूटिलाइज़ कितना किया, तो हम देखेंगे कितने इन्फेंट है जो फुली इम्यूनाइज्ड है, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन ने ANC लिया है, कितने लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या है, और बेड टर्नओवर रेशियो क्या है। बेड टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट नहीं आया, हॉस्पिटल में जो गद्दे होते हैं उन्हें उलट दिया जाता है पेशेंट नहीं रहता, तो बेड टर्नओवर रेशियो अगर ठीक ठाक होता है, जितने बेड्स हैं उतना होता है, इसका मतलब अपनी जो हेल्थ सर्विसेज है उनका बराबर यूज़ हो रहा है। बेड टर्नओवर रेशियो अगर बहुत कम होता है, इसका मतलब यूज़ नहीं हो रहा है। बेड टर्नओवर मतलब एक पेशेंट आया उसके बाद चद्दर चेंज की हमने, ये मान लो आप, तो चद्दर चेंज कितनी बार की जा रही है। तो अगर ऐसे कि अपने पास 20 बेड पड़े हैं लेकिन एक बेड की चद्दर चेंज हो रही है, बचे हुए पेशेंट आ ही नहीं रहे, तो बहुत कम है यूटिलाइजेशन, राइट। 20 के 20 की हो रही है तो एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। और ऐसे कि 20 बेड है और 30 बेड टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, इसका मतलब ओवर यूटिलाइजेशन, जो कि कोविड में हुआ था, हॉस्पिटल एकदम फुल हो गए थे। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स, तो सुसाइड है ये, सुसाइड, होमिसाइड, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, ये सब सोशल में आते हैं।
ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक, तो हाउसिंग कैसी है, फैमिली साइज, लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जीएनपी पर कैपिटा, कैलोरी पर कैपिटा, ग्रोथ रेट, डिपेंडेंसी रेशियो। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। बाकी मेन वही था, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आपको 10 के 10 याद होने चाहिए। उसके बाद में मॉर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपको याद रखने ज़रूर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच में एक ट्रायड चल रहा होता है। जब इन तीनों का प्रॉपर इंटरेक्शन होगा तभी, मतलब इनका एक इंटरेक्शन रहता है एनी टाइम। अपने मान लो मैं होस्ट हूँ, मेरे पास एक एनवायरनमेंट भी है और एजेंट भी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मुझे डिजीज़ सिर्फ तभी होगी जब ये बैलेंस जो है ये टूट जाएगा। या तो मान लो इन्वायरमेंट ज़्यादा कोल्ड हो गया तो ये मुझे इम्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर हॉट हो गया तो जो बैक्टीरिया हीट में ज़्यादा ग्रो करते हैं वो मुझे इम्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर होस्ट का हो सकता है कि होस्ट इम्यूनिटी कम है, या फिर वॉटेवर, या फिर एजेंट की पैथोजेनिसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इनके इम्बैलेंस की वजह से कोई डिजीज़ होती है ऐसा, और ये दिखाता है इनके इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस को। ये है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एक होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, जिसमें आप टाइम को भी कंसिडर करते हो, और एक होता है एडवांस ट्रायंगल, जिसमें एजेंट की जगह हम पॉजिटिव फैक्टर लिखते हैं, होस्ट की जगह हम ग्रुप और पॉपुलेशन लिखते हैं, और एनवायरनमेंट की जगह एनवायरमेंटल बिहेवियर, कल्चर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल एलिमेंट्स लिखा जाता है, ठीक है। अब इनके टाइप्स हैं, एजेंट के, होस्ट के, एनवायरनमेंट के, या फिर आप कहो कि कौन कौन सी चीज़ें इन्हें इन्फ्लुएंस करती है वो है। तो जैसे एजेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। न्यूट्रिएंट फैक्टर होते हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कौन सा वो सब। फिजिकल, एज या फिर सेक्स क्या है एजेंट का। केमिकल, जैसे बिलिरुबिन, एलर्जेंस, ये सब भी एजेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल फ्रिक्शन वगैरह। सोशल पॉवर्टी, ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ये सब एजेंट को। पॉवर्टी है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ ट्रांसमिशन के, ये सब। होस्ट को एज, सेक्स, डेमोग्राफिक, मतलब घर में कितने लोग रह रहे हैं, ये सब इम्पैक्ट करेगा ही। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे होस्ट की इम्यूनिटी कैसी है। सोशल फैक्टर्स, उसका आपस में इंटरेक्शन की वजह से भी कई चीज़ें होती हैं जो आप अगर अकेले घुट रहे हो तो आपको कुछ कंडीशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और आपका अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है तो नहीं होते। लाइफस्टाइल, जैसे अलग अलग कल्चरल मेथड्स होते हैं, और लाइफस्टाइल भी आप देख ही सकते हो सीधा, कितनी डाइट कैसी है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, एट्सेट्रा। फिर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आते हैं कल्चरल पैटर्न्स, ये सब। फिजिकल में तो एयर, वाटर, सॉइल, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि कौन कौन से, मतलब लाइक कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है। टाइम में हम जनरली इंक्यूबेशन पीरियड को ही कंसिडर करते हैं। अब हम आगे आएंगे PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हमने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, पहला टॉपिक, जिसमें 3 चीज़ें थी, लॉन्गेविटी, नॉलेज, इनकम। PQLI में आपके पास आएंगे फिर से 3 चीज़ें, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 ईयर, और लिटरेसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी अब क्या होती है, जैसे मतलब इसे याद कैसे रखना है, तो आप ऐसा याद रखो, PQLI, LI फॉर लिटरेसी, P मतलब पहला मतलब 1 साल, 1 साल में क्या मोर्टेलिटी रही, इन्फेंट मोर्टेलिटी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब ये मेजर क्या कहते हैं, मेजर रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। ये इनकम को कंसिडर नहीं करता, ये बस ये देख रहा है कि हम जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पॉलिसीज बना रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से 100 के बीच में। HDI की थी 0 to 1, 0 मतलब वर्स्ट और 100 मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस। इंडिया की है 65 और वो थी 0.67। सब्जेक्टिव कंपोनेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर नहीं करता, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आते हैं हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पे। ये भी